तो बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे क्लास रोजगार विथ राम में। हम यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास शुरू किए हैं जो इतिहास विषय वस्तु को लेकर है। इसमें हम पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद से मित्रों जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी को अच्छे प्रकार से कवर करने वाले हैं मित्रों। बस एक घंटे में हम एक कोशिश करते हैं कि आपको भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से, और जितने भी यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं, इस इतिहास नामक विषय वस्तु की एक समझ विकसित कर सकें मित्रों। तो समय न गंवाते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मित्रों महात्मा गांधी भारत से कब लौटे थे? तो मित्रों महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से। इस दिवस को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कौन सी पद्धति लेकर आए? तो सत्याग्रह की पद्धति लेकर आए। वहाँ से उन्होंने सत्याग्रहियों को देखा, आंदोलन करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। वहाँ से वो एक नया आंदोलन करने का तरीके की आजमाइश किए थे, जिसका नाम था सत्याग्रह मित्रों। तो सत्याग्रह पद्धति को ही लेकर वो भारत आए थे। जैसा कि हमने कहा था बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्नों के लिए, तो हम लघु उत्तरीय प्रश्न में मित्रों 10 प्रश्न तैयार किए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम 10 प्रश्न 8 प्रश्न लगभग तैयार किए हैं। हम भारत में राष्ट्रवाद नामक विषय वस्तु को इस तरीके से डिजाइन किए हैं मित्रों कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमारे एक ही वीडियो से आपको मिल जाए। हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें मित्रों, तो जो महत्वपूर्ण 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और पूरे इस चैप्टर का कोर टॉपिक से मैंने कवर किया है मित्रों। तो आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत अच्छी विषय वस्तु समझ में आएगी। एक ही क्लास में आपको ऐसे लगेगा कि मैंने पूरे भारत के राष्ट्रवाद को समझ लिया है। ऐसी अनुभूति करेंगे आप 1 घंटे के बाद। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो मित्रों रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं मित्रों। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो रोलेक्ट एक्ट है, इसको काला कानून के नाम से इसलिए जानते थे क्योंकि इस एक्ट में बिना अपील के, बिना दलील के पुलिस आपको हिरासत में ले सकती थी। यानी कि इस कानून को बनाने का उद्देश्य ही मित्रों था कि क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल डायर ने भारत के हजारों लोगों की भीड़ पर, निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां दागने की आदेश दे दिया था। जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था मित्रों, पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर शहर में हम जलियांवाला बाग के बारे में पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं कि जो जलियांवाला बाग था 3 तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, एक तरफ से ही सकरा रास्ता था। तो मित्रों भीड़ के भागने की गुंजाइश नहीं थी। जनरल डायर अपने सैनिकों के पास पहुंचता है और निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश देता है, जो हजारों की संख्या में शांत प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे। तो रोलेक्ट एक्ट क्या है? तो मित्रों एक काला कानून है जिसको अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के दमन के लिए लाया था। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो मित्रों मैंने खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया था कि उस समय ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की राज्य था, वहाँ का जो राजा होता था उसको हम खलीफा कहते थे, क्योंकि वो राजा धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पद के दावेदार होता था, जिसको मुस्लिम धर्म में खलीफा कहा जाता है मित्रों। तो खलीफा के मतलब होता है मुस्लिम धर्म में एक धार्मिक, सबसे बड़ा धार्मिक पद होता है। तो उसको ब्रिटिश सरकार ने चुनौती दी थी मित्रों। तो उसी के विरोध में जितने भी देश के, यानी कि पूरे विश्व के, समझ लीजिए पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम थे,
उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। भारत में भी इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और तुर्की के जो खलीफा थे उनको समर्थन देने के लिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस घटना के पास वापस ले लिया गया? तो आप लोगों को पता है मित्रों, जो गोरखपुर है जहाँ से योगी जी आते हैं ना, उसी क्षेत्र में एक चौरी चौरा नाम का स्थान है। वहाँ पर एक घटना हो गई थी। कुछ क्रांतिकारियों ने या उपद्रवियों ने, समझ लीजिए, 22 पुलिस सिपाही को एक थाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। तो उस समय का बहुत बड़ा हिंसक घटना मानी जाती थी। 22 लोगों को एक थाने में बंद करके जिंदा जला देना हिंसक घटना ही है। तो महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, किसी पर भी प्रकार से हिंसा को सहयोग नहीं देते थे, तो उन्होंने इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। सामान्य कमीशन, तो मित्रों साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। साइमन कमीशन नाम का एक आयोग का गठन किया गया था मित्रों, लोकतांत्रिक संवैधानिक समीक्षा करने के लिए, यानी भारतीय संविधान में के प्रशासन में समीक्षा करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया था। जो अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के डेलीगेट्स आए थे उनका यहाँ पर विरोध किया गया। 1928 में वो आए थे। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि भारतीयों को नेतृत्व देने के लिए उस प्रतिनिधिमंडल में कोई भारतीय नहीं है, तो हमारे यहाँ संवैधानिक समीक्षा वो क्या कर सकते हैं, प्रशासन में संवैधानिक समीक्षा क्या कर सकते हैं, जब कोई भूमिगत नेता ही नहीं है, कोई भारतीय ही नहीं कि जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर सके। साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया था मित्रों? तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, पूरे देश में लगाए गए थे। पूर्ण स्वराज किस दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था मित्रों? तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मित्रों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA का गठन कब हुआ? तो 1928 में हुआ था मित्रों। ये एक काफ़ी क्रांतिकारी संगठन रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी भूमिका भी निभाया इस संगठन ने। अंग्रेज़ों ने इस संगठन पर आगे चलकर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी की हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ बनाए हैं जो आप देख सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 प्रश्न बनाए हैं, 8 प्रश्न बनाए हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो परीक्षा में 1 अंक का पूछा जाता है मित्रों। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध करना ही सत्याग्रह कहलाता है। इस पद्धति का आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो सहारा लिया था वो महात्मा गांधी थे। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जा सकता है, अपने शक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है कि हम आपके विचारधारा के खिलाफ हैं, आप चाहे जितने शक्तिशाली क्यों ना हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट मित्रों बताए थे एक प्रकार का काला कानून था। 1919 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। इसमें बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट में दलील दिए, बिना अपील किए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि मित्रों इस कानून का सबसे ज़्यादा उपयोग मित्रों अंग्रेज क्रांतिकारियों के विरुद्ध करने वाले थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस कानून के आड़ में वो क्रांतिकारियों को जेल में डाल सकते हैं, जब चाहे डाल सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मार्शल लॉ क्या है मित्रों? तो मार्शल लॉ आप सुनते रहते हैं, सीमावर्ती जितने क्षेत्र हैं कभी ना कभी मार्शल लॉ लग जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हुआ, असम का क्षेत्र हुआ, कभी ना कहीं इस इलाकों में मार्शल लॉ सुनने में आता ही रहता है मित्रों कि वहाँ कभी मार्शल लॉ लग जाता है। नहीं तो मार्शल लॉ क्या है कि तो किसी क्षेत्र में सेना द्वारा शासन लागू किए जाने की व्यवस्था को हम मार्शल लॉ कहते हैं। कोई भी क्षेत्र है वहाँ सेना का कानून हो, सेना का राज्य हो, सेना हर जगह दखल दे सकती है अपने अनुसार, है ना, सेना व्यवस्था संभाले हुए
तो उसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था मित्रों? तो खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के खलीफा के पद थे उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित था, क्योंकि जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए थे कि जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, प्रथम युद्ध में जीत के बाद, मतलब ब्रिटेन जीत जाता है, उसका गुट जीत जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाने के बाद में वो जो तुर्की के खलीफा का पद है उसको हटाना चाहती थी। तो उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था कि हम तुर्क जो टर्की है वहाँ के जो खलीफा हैं उनके समर्थन में हम अपना आवाज़ पहुँचा सकें। असहयोग आंदोलन कब हुआ था मित्रों? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना हुई थी। चौरी चौरा घटना के बारे में हमने बताया ही, तो ये गोरखपुर क्षेत्र में हुआ था, गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर हुआ था। वहाँ पर एक पुलिस थाने में 22 सिपाहियों को बंद करके जिंदा जला दिया गया था मित्रों। इसी से आहत होकर, है नहीं, इसी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन उस समय चला रहे थे, आंदोलन वापस ले लिए थे, हमने बताया भी इस पर। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था मित्रों? तो सर जॉन साइमन थे साइमन कमीशन का अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था मित्रों? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह चलाया गया था मित्रों। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें मित्रों, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। 3 नंबर के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। सत्याग्रह के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न दे सकते हैं। तो इस पर मैंने एक बहुत स्पष्ट उत्तर तैयार किया है। सत्याग्रह के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक प्रकार के आंदोलन है मित्रों। अन्याय का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है, विरोधी के प्रति घृणा नहीं, प्रेम और धैर्य का व्यवहार करना है, और हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है मित्रों। इस तरीके से यहाँ पर सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न सत्याग्रह का सिद्धांत। हाल ही में देखा गया जो जंतर मंतर पर धरना हो रहा था मित्रों, जो सत्याग्रही थे यानी कि जो बच्चे आंदोलन के लिए गए थे पेपर लीक के विरोध में, कि बार बार भारत में पेपर लीक की घटना हो रही है, जो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, जो भारत के राजनेता हैं, जो खासकर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया था। तो उन पर बहुत हिंसक बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई मित्रों, आंसू गोले का प्रयोग किया गया। ये कहीं ना कहीं आज़ाद भारत में काले अंग्रेज़ों की मानसिकता दर्शाती है मित्रों। ऐसा अगर वो अंग्रेज करते तो शायद महात्मा गांधी कभी सत्याग्रह नहीं कर सकते थे। शायद वो विदेशी लोग थे, भारत में भले ही शोषण करने के लिए क्रूरता अपनाते थे, हिंसक भाव रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानव मूल्यों को समझते थे। इतना तो दमन नहीं करते थे जितना वर्तमान की सरकारें कर रही हैं मित्रों। रोलेक्ट एक्ट का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो हमने बताया मित्रों, रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून जैसा था। क्योंकि रोलेक्ट एक्ट पारित ही किया गया था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका दमन किया जा सके। इसके सहारे उन नेताओं को बंदी बनाया जा सके जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में मुखर भूमिका निभाते हैं। इस एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा चलाए भी गिरफ्तारी करने का आदेश था मित्रों। अपील करने का अधिकार नहीं था, दलील देने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के बारे में कहा जाता है नो अपील नो दलील, है नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। एक प्रकार का काला कानून था। तो मित्रों, लोकतांत्रिक देश में ऐसा कानून कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उस समय भारत लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन लोकतांत्रिक बनने की ओर अग्रसर हो चुका था मित्रों। स्वराज की मांग उठने लगी थी। मानो जो भारतीय लोग थे अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों को समझने लगे थे, स्वतंत्रता की बिगुल फूंक चुके थे क्रांतिकारी। ये नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध था, क्योंकि इसके तहत नागरिकों की जब चाहे तब स्वतंत्रता बाधक कर दी जा सकती थी, सीमित कर दी जा सकती थी। इसलिए पूरे देश में इसका विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है।
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लोग जानते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लोगों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। शांतिपूर्ण सभा चल रहे थे उस समय, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जनरल डायर आता है, बिना चेतावनी दिए अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं मित्रों। उस समय की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि 379 लोगों की मौत उसी समय हो जाती है, उसी दर पर हो जाती है। बहुत सारे लोग घायल होते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। इस घटना से पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध भारी आक्रोश फैल जाता है मित्रों। जलियांवाला बाग से हम बार बार पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं। हमें जलियांवाला बाग से याद आ रहा है कि 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर घटना हुई थी, जो सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कहने का दम भरती है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानती है, विश्व का सबसे बड़ा जनादेश मानती है कि यहीं का है। 140 करोड़ जनसंख्या है मित्रों यहाँ की। ऐसी सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, उसने भी जो पेपर लीक के विरोध में आंदोलन करने गए थे, आंदोलनकारी लड़के गए थे, खासकर लड़के ही थे, जिनकी उम्र महज 18 से 25 साल या 30 साल के अंदर ही रही होगी, उन पर बलपूर्वक बहुत क्रूरता से निर्ममता के साथ लाठीचार्ज की गई। ये विभत्सता देख करके मित्रों जलियांवाले बाग घटना की बार बार याद आने लगती है। फिर कहीं ना कहीं संदेह होने लगता है कि क्या हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, क्या भारत आज़ाद हो चुका है, या गोरे अंग्रेज़ों के गुलामी से निकलकर काले अंग्रेज़ों के गुलामी में फंस चुका है। ये सोचने और विचार करने पर विवश हो जाना पड़ रहा है मित्रों। जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर, कई सारे मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, बहुत सारों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग वहां पर अफरा तफरी के शिकार हुए, घायल हुए, भगदड़ मची, चीख पुकार हुई। ऐसे ही 20 जुलाई को मित्रों, आज से 2 दिन पहले बिना सूचना दिए दिल्ली पुलिस द्वारा लाठी चला दी जाती है। ऐसी सरकार लाठी चलवाती है जो लोकतांत्रिक सरकार, राष्ट्रवादी सरकार कहने का दम भरती है। जंतर मंतर वह स्थान है मित्रों दिल्ली का जहां से जो संसद भवन है मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे राष्ट्रवादी सरकार को बच्चों की वो करुणा भरी पुकार नहीं सुनाई देती है। तो इस पर क्या कहना है मित्रों, हमें तो यही लगता है। हाँ, तो अब मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो खिलाफत आंदोलन क्या है? जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था खिलाफत आंदोलन के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी बताया है। अब यहाँ भी बता रहा हूँ मित्रों कि खिलाफत आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में टर्की को खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बाद में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन होता है ना, ब्रिटेन की विजय होती है, तो वो तुर्की के खलीफा के अधिकारों को कम करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है खलीफा का पद। तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा किया जाने वाला एक आंदोलन था मित्रों। इस आंदोलन का महात्मा गांधी ने मुखर रूप से सहयोग किया था, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि ये खिलाफत आंदोलन ही एक ऐसा अवसर है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच एकता बढ़ाई जा सकती है और असहयोग आंदोलन से जोड़ा जा सकता है। इसको असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम लिखिए। तो असहयोग आंदोलन के कई कार्यक्रम हुए थे मित्रों। ऐसा मैंने कहा, असहयोग आंदोलन का मतलब ही शाब्दिक अर्थ ही है कि सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग ना करना, है ना, किसी भी तरीके से सहयोग ना करना ही असहयोग आंदोलन है। इसके तहत आंदोलनकारियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। जितने भी उस समय सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे, विद्यालयों का बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों का त्याग किया गया। वकीलों ने सरकारी कोर्टों को छोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया।
और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने पर बल दिया गया, सरकारी उपाधियों का अंत किया गया है नहीं, बहुत सारे कार्य किए गए थे मित्रों। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था, तो मैंने बताया था वापस लेने के कारण में कि जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ हिंसक घटना हो गई थी मित्रों। पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो गांधी जी बहुत मर्माहत होते हैं इस आंदोलन से, हिंसक आंदोलन मतलब हिंसक घटना से मर्माहत होते हैं। गांधी जी अहिंसा के समर्थक होते हैं, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस लेने का विचार किया मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था मित्रों, तो आप लोग जानते हैं जो साइमन कमीशन थी उसको भारतीयों ने अपमानजनक माना था, क्योंकि जो साइमन कमीशन थी उसमें जितने भी सदस्य उसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीयों का मानना था कि साइमन कमीशन भारतीय प्रशासन में संवैधानिक समीक्षा करने आया है, तो इसमें कम से कम एक तो भारतीय सदस्य होना चाहिए। जब इसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं है, भारत की किसी को भी ग्राउंड लेवल पर जानकारी भी नहीं है, तो ये हमारा भला कैसे कर सकते हैं। तो भारतीयों ने इस कमीशन से अपना अपमानजनक माना, इसको अपना अपमान माना इस कमीशन का सहयोग करना, इसलिए उन्होंने इस कमीशन का मुखर विरोध किया था मित्रों। पूरे देश में गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, बहुत मुखर विरोध किया गया था मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज की मांग क्यों उठी थी, तो मित्रों स्वराज की मांग क्यों उठी थी, तो स्वराज शब्द आज का नहीं है नहीं। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो स्वराज की मांग जो हमारे महान भारतीय नायक, हाँ तो मित्रों पूर्ण स्वराज की मांग क्यों उठने लगी थी, ये प्रश्न भी आ सकता है। पूर्ण स्वराज की मांग क्यों उठी, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें नहीं मान रही थी मित्रों। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्रांतिकारियों की मांग नहीं मांग रही है, जो जनता जंतर मंतर पर गए हैं आंदोलन करने, कहाँ मान रही है नहीं। हमारा तो मानना ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अंग्रेज़ों की ही सरकार है, अंग्रेज़ों के ही मूलभूत आदर्शों का पालन कर रही है। वो गोरे थे, बस फर्क इतना ही कि एक काले अंग्रेज हैं, एक भारतीय अंग्रेज ही भारतीयों का खून पी रहा है, बस दुख इतना ही। मानदंड तो वही पूरा उसी पर चल रहे हैं मित्रों। तो पूर्ण स्वराज की मांग क्यों उठी, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें पूरी नहीं कर पा रही थी। डोमिनियन स्टेट्स पर्याप्त नहीं माना गया था उस समय। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने के लिए विदेशी तैयार हो गए थे। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है मित्रों कि भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिया जाए। भारत के जो जरूरी मामले हैं है नहीं, भारत के जो जरूरी मामले हैं, जैसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ रखना है, भारत की रक्षा कैसे करनी है, संचार, इस सब व्यवस्था को अंग्रेज संभालना चाहते थे, बाकी व्यवस्था को भारतीयों को सौंप देना चाहते थे। तो ये पर्याप्त नहीं था मित्रों। जब हम डिसाइड ही नहीं कर सकें कि हमारा संबंध किससे होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम निर्धारित ही न कर पाएँ, अपनी सुरक्षा ही न तय कर पाएँ, तो कौन सा स्टेट है नहीं। तो ये पर्याप्त नहीं माना गया था। इसलिए 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था मित्रों कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। अब प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों पर, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव का वर्णन कीजिए मित्रों। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब भी युद्ध होते हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध, तो आपस का ही युद्ध है, इसमें भारत क्यों ना प्रभावित हो। चाहे भारत का चीन, तो आपस का युद्ध है नहीं। चाहे हाल ही का युद्ध रहा हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हाल का देखा जाए, चाहे गाजा इजराइल वार देखा जाए मित्रों, तो जब भी युद्ध होता है तो जिस देश से होता है वो तो प्रभावित होता ही है, वरन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा विश्व प्रभावित होता है मित्रों। इस बात को तो जान लेना, स्पष्ट मानना ही पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है।
तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मित्रों 1914 से 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था मित्रों। ये प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे युद्ध के कारण सरकार का खर्च बढ़ गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध भले ही भारत का ना रहा हो, लेकिन युद्ध लड़ने में खर्च भारत के ही राजकोष से किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं मित्रों उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों का एक साम्राज्य हुआ करता था, है ना, उपनिवेश हुआ करता था। करों में वृद्धि की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उस समय सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ गई थीं, किसानों और जनता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इसलिए भी बढ़ गई थी मित्रों क्योंकि भारत को उस समय कच्चा माल का उत्पादक और पक्के माल का बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, है नहीं। तो ब्रिटेन जब युद्ध में फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया, तो वहाँ से जो भी सामान है वो आवागमन नहीं हो पा रहा था, है नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, आयात नहीं हो पा रहा था। और मित्रों जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय और भी सामना करना पड़ा था, जैसे 1918 से 1919 में फसल खराब हो गई थी, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, प्लेग और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया था, यानी लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस कठिन परिस्थितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बनकर उभरे थे। प्लेग बीमारी में तो चूहे द्वारा फैलती, द्वितीय विश्व युद्ध के समय चूहों का आतंक ज़्यादा रहा। स्टोर में जितने भी थे उस समय चूहों की मात्रा बढ़ गई थी, जितने भी वहाँ पर सैनिक थे, खासकर सैनिकों में ये फैला था, है नहीं। सैनिक जितने भी आए, संक्रमित सैनिक थे, तो अपने घरों को भी वालों को भी संक्रमित किए होंगे। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियाँ फैल गई थी। इन कठिन परिस्थितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बनकर उभरे मित्रों। महात्मा गांधी पर यह भी आक्षेप लगाया जाता है मित्रों कि ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तब कहीं जाकर इनकी आँख खुलती है, नहीं तो इससे पहले इन पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि अंग्रेज़ों के लिए एक प्रकार से एजेंट का काम कर रहे थे। क्यों ऐसा कहा जाता है मित्रों? क्योंकि महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया था कि अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जब दुश्मन संकट में है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जब दुश्मन संकट से बाहर होगा तब हम अपनी समस्याओं का निपटान उससे करेंगे। तो महात्मा गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है मित्रों। महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन है उसका वर्णन कीजिए। तो भारत लौटने के बाद मित्रों आप सबको पता है महात्मा गांधी 3 सत्याग्रह किए थे। सबसे पहले वह चंपारण सत्याग्रह किए थे, बिहार में जो पड़ता है नहीं। बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन किया था। किसानों को राहत मिली थी, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली थी, क्योंकि उस समय 3 कठिया प्रणाली की शुरुआत थी मित्रों बिहार में। 3 कठिया मतलब है कि आपके पास जितना भी खेत है कृषि का उत्पादन करने के लिए, उसके 1/3 हिस्से में ज़रूरी था कि व्यावसायिक फसल के रूप में आप नील का उत्पादन करें। किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली थी मित्रों। दूसरा खेड़ा आंदोलन किया था 1918 में, जो गुजरात का खेड़ा जिला है वहाँ से। खेड़ा में यह हुआ था मित्रों कि किसानों की फसल खराब हो गई थी, किसान लगान नहीं भरने की स्थिति में थे, लगान माफ़ करने के लिए इस आंदोलन किया गया था, है नहीं। सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी थी अंततः। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था मित्रों। अंततः मजदूरों की मांगें स्वीकार की गई। निष्कर्ष यह निकला कि इस आंदोलनों से गांधी जी की राष्ट्रीय चेतना के रूप में स्थापित हुए, है नहीं। जब लगातार 3 सत्याग्रह आंदोलन किए, तीनों सफल हो गया, तो महात्मा गांधी के अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा होगा, है नहीं। एक उम्मीद जगी होगी कि हम ही भारत के राष्ट्र नेता के रूप में उभर कर भारतीय आंदोलन का
एक मुखर चेहरा बन सकते हैं, एक मॉडल बन सकते हैं, जिसके नेतृत्व में आकर भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं मित्रों, 1919 में आया था। सर सिडनी रॉलेट के समिति ने इसका समर्थन किया था, पारित भी हुआ था बाद में। तो रॉलेट एक्ट खासकर एक क्रांतिकारियों के दमन करने के लिए ही था। इसको 1919 में लागू किया गया था। इसके बता चुके हैं अगले में ही कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी करने का अधिकार था, बिना अपील बिना दलील के इसमें कहा जाता है कि गिरफ्तारी हो सकती थी। इसे काला कानून कहा गया था। तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताए ही थे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थी भूमि पर गोलियां चलवाई थी। जनरल डायर का मानना था कि हम जनता को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सबक सिखाने के लिए जान ले लोग क्या। तो वो तो जनरल डायर ही था, एक 21वीं शताब्दी का जनरल डायर जो अमित शाह हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस है नहीं। उन्होंने ही अगर प्रत्यक्ष रूप में ना सही, ग्राउंड पर ना आकर, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेय तो रहा होगा। जो जंतर मंतर पर आंदोलनकारी हैं, जो पीड़ित हैं, नकल परीक्षा को रोकने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए, निहत्थे लड़कों पर लाठी बरसाने के लिए कहीं ना कहीं तो आदेश दिल्ली के महल से ही आया होगा मित्रों, लाल किले से ही आया होगा। यानी कि लाल किला के मतलब है जो लाल किला पर जो तिरंगा फहराते हैं हर साल, है नहीं, उनके जो मुख्य गृह के मंत्री हैं, गृह मंत्री है नहीं, उन्हीं के अधीनस्थ है पुलिस वहाँ की, उनका श्रेय तो रहा ही होगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुई थी। तो परसों वाली भी 20 जुलाई 2026 को घटना हुई थी, है नहीं, 20 जुलाई 2026, लगभग 100 साल ही है। तो मित्रों, जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। ऐसे ही एक जनरल डायर हैं अमित शाह, जो दिल्ली पुलिस से बच्चों पर लाठियां चलवा दी थी, आंसू गैस के गोले फेंकवा दिए थे। अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो गया था। ऐसे ही मित्रों, यहाँ पर भी भारतीय जनता के शासन के विरुद्ध लोगों का विश्वास कम हो गया। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि गोरे अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है या काले अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है, जो लोकतांत्रिक सरकार में आंदोलन दबाने की कोशिश की जा रही है। जनता को एक विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है कि उसके साथ न्याय होगा। पूरे देश में आक्रोश फैल गया था मित्रों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली थी। महात्मा गांधी का भी विश्वास खत्म हो गया था अंग्रेज़ों के प्रति, जो उनका विश्वास था वो समाप्त हो गया था। असहयोग आंदोलन के कारण कार्यक्रम एवं परिणाम लिखिए, है नहीं, जो असहयोग आंदोलन के कारण कार्यक्रम क्या चलाए गए और क्या परिणाम हुए। तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहे मित्रों, कई सारे कारण थे। जैसे रॉलेट एक्ट था, है नहीं, रॉलेट एक्ट का विरोध करना था असहयोग आंदोलन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड था, खिलाफत आंदोलन था, और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति थी। कई सारे कारण थे, ऐसे कई हजारों कारण मिल जाएंगे जो असहयोग आंदोलन को प्रेरित करते हैं, नहीं, असहयोग आंदोलन को जन्म देते हैं। इसके तहत कार्यक्रम चलाए गए कि सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार हो, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार हो, सरकारी नौकरियों का त्याग हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और सरकारी उपाधियों को त्यागा जाए। मतलब किसी भी प्रकार से गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला जाए। भले ही हम लोग शारीरिक रूप से गुलाम हैं, लेकिन अब ये तो तय बात है कि मानसिक रूप से अंग्रेज़ों की गुलामी तो नहीं करनी है। ये असहयोग आंदोलन में तय कर लिया गया था। परिणाम इसके हुए, आंदोलन पूरे देश में फैल गया। पूरे देश में एक राष्ट्रीय चेतना की लहर जागृत हुई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। चौरी चौरा घटना
1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जानते हैं महात्मा गांधी कभी हिंसा के समर्थक नहीं रहे हैं मित्रों, अहिंसा पर ही वो बल देते थे। उनका मानना था कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में खिलाफत आंदोलन की भूमिका बताए तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है मित्रों। खिलाफत आंदोलन को ही एक आधार माना जाता है जिसके अंतर्गत मतलब जिसके जरिए मुस्लिम और हिंदू एकता को बल मिला है ना। महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन के जरिए मुस्लिम और जो हिंदू एकता है इसका समर्थन किया था है ना, हिंदुओं को आने के लिए प्रेरित किया था और अपना भी आंदोलन का समर्थन किया था। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था मित्रों। हमने बताया था कि खलीफा के जो पद होता है तुर्की ऑटोमन साम्राज्य में वो खतरे में आ गया था, ख़त्म कर देना चाहते थे, तो उसी के पद के समर्थन में खिलाफत आंदोलन किया गया था। जो तुर्की के खलीफा होते हैं मित्रों और मुस्लिम धर्म के बड़े ओहदे के धर्मगुरु एक समान होते हैं नहीं, वो वर्चस्व मतलब उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्वशाली पद होता है खलीफा का। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था, इससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई थी, ऐसा महात्मा गांधी का भी मानना था और व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर भी देखने को मिला था। आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया था। जो असहयोग आंदोलन है उसको इसी खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में फैल गई थी। निष्कर्ष निकालें तो ये निकलता है मित्रों कि खिलाफत आंदोलन भारतीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसमें ना ही आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिंदू ही भूमिका निभाए थे, मुस्लिम ही बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी, क्योंकि उनके धर्म गुरु के विषय में आंदोलन था। हिंदुओं का मानना था कि ये एक अवसर है जो हम अंग्रेजों के सामने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रस्तुत कर सकें। साइमन कमीशन से लेकर पूर्ण स्वराज की मांग तक घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो 1928 मित्रों प्रश्न है ये, साइमन कमीशन से लेकर पूर्ण स्वराज की मांग तक की घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो साइमन कमीशन से के बाद में तुरंत घटना होती है 1928 में साइमन कमीशन वापस आता है। साइमन कमीशन 1928 में आता है। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। पूरे देश में गो साइमन बैक के नारे लगाए जाते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी होती है उसी समय। और दिसंबर 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है मित्रों लाहौर में, वहीं पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है मित्रों। दूसरा इसी समय घटना होती है नमक सत्याग्रह। ये प्रश्न भी है, नमक सत्याग्रह अभिनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, है नहीं। जो नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका वर्णन कीजिए। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया था मित्रों। लोगों ने नमक कानून और अन्य ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया था। आप लोग जानते हैं एक समझौता हुआ था, इरविन महात्मा गांधी को समझाने में सफल हो चुका था कि उनको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान मित्रों कहा नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन चलाए थे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों से जनता को विश्वास जीता था, है नहीं। जैसे चंपारण में नील की खेती के लिए आंदोलन किए थे कि अब नील की खेती बंद करेंगे, किसान तुम्हारे गुलाम नहीं है। खेड़ा में आंदोलन किए थे
किसानों के कर को लेकर अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों के बीच में जो हुआ था, इससे विश्वास जीत चुके थे। रोलेट एक्ट का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। करोड़ों भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। तो मित्र, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना और स्वतंत्रता संघर्ष की एक नई दिशा मिली। ये कुछ लोगों का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे जन आंदोलन हुआ, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर आया था। अब मित्रों, पूना पैक्ट, इसके लिए हम विशेष इस पर अलग से प्रश्न तैयार किए हैं, क्योंकि पूना पैक्ट पर लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। पूना पैक्ट के बारे में हम जानते हैं, एक प्रकार के समझौता हुआ था BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, जो दलित समाज के नेता थे उस समय, और महात्मा गांधी के बीच में। इस पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी को शामिल किया है मित्रों। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट एक प्रकार का समझौता है जो दलित समाज के उस समय नेता भीमराव अम्बेडकर जी थे और महात्मा गांधी जी थे, इनके बीच में हुआ था मित्रों, ध्यान रखना। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। पूना पैक्ट किस जेल में गांधी जी के अनशन के दौरान हुआ था? तो यरवदा जेल जो पुणे में स्थित है, वहीं पर मिलने गए थे BR अम्बेडकर जी, वहीं पर यह समझौता होना तय हुआ था। पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समाधान करना, कि दलित भी भारत के नागरिक हैं, इनको भी एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। दलितों का आप लोग जानते हैं मित्रों, उस समय बहुत अधिक शोषण हो रहा था। महात्मा गांधी ने दलितों के समर्थन में हरिजन शब्द दी थी, बोला था कि ये भी हरि के जन हैं, हरि मतलब ईश्वर, ये भी ईश्वर के ही संतान हैं, इनको भी समानता की नज़र से देखा जाए। इतनी असमानता फैली हुई थी कि महात्मा गांधी को समानता जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़ा था, लोगों से अपील करनी पड़ी थी कि दलितों के साथ भी समानता बनाकर रखें। बाद में मित्रों, आज़ादी की बात आप जानते ही हैं, सो हमारा अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता के अंत को लेकर ही है। तो पूना पैक्ट के उद्देश्य क्या थे? तो नमक कानून को समाप्त करना और दलितों के राजनीति को प्रतिनिधित्व का समाधान करना, साइमन कमीशन का विरोध करना। तो इसमें से सही है दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समाधान करना। पांचवा है, पूना पैक्ट किस वर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 14 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच में होता? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल पुणे में हुआ था मित्रों। 3 अंक के प्रश्न भी हम मॉडल तैयार किए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूना पैक्ट क्या था? तो 14 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में किया गया था। इसके अनुसार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी BR अम्बेडकर ने। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया गया तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई दी गई थी। आश्वासन दिया गया था, संख्या बढ़ाई भी दी गई थी कि जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित करेंगे और जो आरक्षित हैं उनकी भी संख्या बढ़ाएंगे। पूना पैक्ट का वर्णन कीजिए। तो पूना पैक्ट क्या है? तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, है नहीं, कम्युनल अवार्ड के तहत, यानी कि सांप्रदायिक पुरस्कार के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था इस प्रकार हिंदू और जो दलित हैं, अब हिंदुओं के जो सवर्ण जातियां हैं, बड़ी जातियां और जो दलित हैं, इनके बीच इतना भेदभाव बढ़ जाएगा, इतनी गहरी खाई हो जाएगी कि कभी भी इसको नहीं पाटा जा सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने मित्रों इसका विरोध किया था। इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 14 सितंबर 1932 को
पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट यानी कि एक प्रकार का समझौता है मित्रों। पूना पैक्ट की प्रमुख बातें हैं कि प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर मान गए थे कि हाँ, दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले दलितों को देना होगा आप लोगों को कुछ ना कुछ। तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी। अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। जैसा कि हमने बताया कि एक शर्त थी कि अनुसूचित जातियां जो हैं उनकी विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया। इसमें इस अगर पैक्ट का महत्व देखा जाए मित्रों, तो हिंदू समाज में एकता बनाए रखने का एक प्रयास हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर पूना पैक्ट ना हुआ होता, कम्युनल अवार्ड मिल गया होता, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिल गया होता दलितों को, तो मित्रों जो हिंदू हैं और जो दलित हैं इनके बीच इतनी गहरी खाई पैदा हो जाती कि आज जो मुख्य समाज की धारा में सभी लोग समान रूप से एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ये कभी नहीं संभव हो पाता। अनुसूचित जातियों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला था मित्रों, इस खाई को कम करने के लिए, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता भी मिली थी। तो इस प्रकार मित्रों हमारा जो ये टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, इस पर हम जितने भी प्रश्न बनाए हैं, चाहे वो विकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके, ऐसी हमारी मनोकामना है कि आप लोग इसको ज़्यादातर देख सकें और परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ इसका उठा सकें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले पाठ में, पाठ 3 में। और हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं मित्रों कि आप जो भी हमें को देख पा रहे हैं, अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सहयोग देंगे तो हम जितना भी मेहनत कंटेंट बनाने के कर रहे हैं उससे ज़्यादा और मेहनत कर सकेंगे। एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि हम अब इतने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, है नहीं, उपलब्ध करा रहे हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी है बढ़ रही है, तो हम सिंसियर तरीके से अपने जिम्मेदारी का पालन कर सकेंगे। तो मित्रों जो भी आप लोग हमें देख पा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ भी कोई प्रश्न पूछना है, आपको कुछ समझना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मित्रों अगले क्लास में।